जय माँ सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं में वाक्य विज्ञान जैसी प्रमुख शाखा पर चर्चा करेंगे। वाक्य विज्ञान को अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। वाक्य विज्ञान में वाक्य, वाक्य संरचना, वाक्य प्रकार, वाक्य परिवर्तन, वाक्य में पदक्रम और वाक्य विश्लेषण इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। चॉम्स्की ने वाक्य विज्ञान को परिभाषित किया। इसमें बताया कि वाक्य विज्ञान किसी भाषा की वाक्य गठन, वाक्य संरचना प्रक्रिया एवं उससे संबद्ध सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन का विज्ञान है। यह अध्ययन वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक दृष्टि से किया जाता है। प्राचीन वैयाकरणों, नैयायिकों, मीमांसकों और भारतीय तथा पाश्चात्य विद्वानों ने वाक्य को परिभाषित करने का प्रयास किया है। जैसे पाणिनि तिंग तिंग अर्थात वाक्य में केवल एक तिङंत पद या क्रिया ही नहीं होती, अपितु एक से अधिक क्रियाएं हो सकती हैं। पतंजलि कारक, अव्यय, विशेषण, क्रिया विशेषण आदि से युक्त क्रियापद वाक्य हैं। पतंजलि ने यह भी कहा है कि केवल एक प्रयुक्त क्रियापद या कभी कभी क्रियापद रहित एकमात्र तर्पणम या पिंडिम जैसे संज्ञापद भी वाक्य हैं। पंडित विश्वनाथ वाक्यम स्याद योग्यताकांक्षा सत्य युक्ति पदोच्चय अर्थात योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति पद समूह वाक्य हैं। भारतीय भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा की सबसे न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। कपिल देव द्विवेदी के अनुसार भाषा की लघुतम पूर्ण सार्थक इकाई को वाक्य कहते हैं। पाश्चात्य विद्वान कहते हैं वाक्य एक या अनेक पदों का होता है जो अभीष्ट अर्थ प्रकट करे। एच गार्डिनर के अनुसार वाक्य एक या अनेक पदों का होता है जो अभीष्ट अर्थ प्रकट करे। वाक्य की इस प्रकार की तमाम परिभाषाएं दी गई हैं और लेकिन सच्चाई यह है कि वाक्य की कोई एक सर्वमान्य निश्चित परिभाषा देना असंभव सा है। पाणिनि एवं पतंजलि की परिभाषाएं वाक्य के स्वरूप की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। पंडित विश्वनाथ ने वाक्य को दो पदों का समूह पदोच्चय कहा है जो उचित नहीं है। देवेंद्र नाथ शर्मा, कपिल देव द्विवेदी अथवा पाश्चात्य भाषा विज्ञानियों एच गार्डिनर एवं रॉल्फ की वाक्य से संबंधित परिभाषाओं पर गंभीरतापूर्वक जब विचार किया जाता है तो वाक्य के कुछ स्वरूप उभर कर सामने आते हैं। जैसे वाक्य भाषा की एक लघुतम पूर्ण एवं सार्थक इकाई है। वाक्य भाषा की एक लघुतम पूर्ण एवं सार्थक इकाई है। दूसरा, वाक्य में एक पद अथवा अनेक पद हो सकते हैं। तीसरा, वाक्य द्वारा तात्कालिक दृष्टि से अभीष्ट अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। चौथा, वाक्य से तात्पर्य निश्चित अर्थ की प्रतीति है। वाक्य भाषा की सबसे लघुतम पूर्ण एवं एक सार्थक इकाई है जो अपना तात्कालिक और निश्चित अर्थ प्रकट करे। वाक्य के तत्व अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट एवं पंडित विश्वनाथ ने वाक्य संरचना के 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। और अभिहितान्वयवाद पद की भी थोड़ी सी चर्चा हो जाए। जैसे वाक्य विज्ञान भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदों के पारस्परिक संबंध पर विचार किया जाता है। ध्वनि समूह में जब सार्थकता का समावेश हो जाता है और वह परस्पर अन्वय के योग्य बन जाता है तो उसे पद कहते हैं। पद रचना में शारीरिक और मानसिक दोनों पक्ष काम करते हैं। उच्चारण का पक्ष शारीरिक पक्ष के अंतर्गत आता है और सार्थकता का प्रश्न मानसिक पक्ष के अंतर्गत। वाक्य पूर्णतः मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्व हैं। उसमें पदों का प्रयोग भाव या विचार के अनुसार होता है। पद ध्वनि और वाक्य के बीच की संयोजक कड़ी हैं क्योंकि उसमें उच्चारण सार्थकता दोनों का योग रहता है। पद विज्ञान में पदों की रचना का विस्तार होता है और संज्ञा, क्रिया, विशेषण,
कारक, लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के वाचक शब्द कैसे बनते हैं, यह पद विज्ञान के अंतर्गत आता है। किंतु उन पदों का कहाँ और कैसे प्रयोग होता है, यह वाक्य विज्ञान का विषय है। पद और वाक्य के आपेक्षिक महत्व के संबंध में दो सिद्धांत हैं, जिन्हें अभिहितान्वयवाद और अन्विताभिधानवाद कहते हैं। ये दोनों सिद्धांत मीमांसकों के हैं। अभिहितान्वयवाद पद की सत्ता मानता है और अन्विताभिधानवाद वाक्य की सत्ता मानता है। अभिहितान्वयवाद पद की सत्ता मानता है और अन्विताभिधानवाद वाक्य की सत्ता मानता है। एक का कहना है कि पदों को जोड़ने से वाक्य बनता है, एक का मतलब अभिहितान्वयवाद का कहना है कि पदों को जोड़ने से वाक्य बनता है और अन्विताभिधानवाद का कहना है कि वाक्य को तोड़ने से पद बनते हैं। इस तरह अभिहितान्वयवाद को पदवाद और अन्विताभिधानवाद को वाक्यवाद भी कह सकते हैं। अन्विताभिधानवाद के अनुसार पद की पृथक सत्ता ही नहीं है। आधुनिक भाषा विज्ञान इसी सिद्धांत का समर्थक है, क्योंकि भाषा की न्यूनतम पूर्ण सार्थक इकाई ही वाक्य ही है, जो पूर्ण सार्थक इकाई है। और वही बात यहाँ कहते हैं कि अभिहितान्वयवादी कुमारिल भट्ट एवं पंडित विश्वनाथ ने वाक्य संरचना के 3 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है, जिनके द्वारा वाक्य का निर्माण होता है। ये 3 तत्व हैं: आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति। आकांक्षा का अर्थ है इच्छा या जिज्ञासा। अंग्रेजी में इसे इंटेंशन कहते हैं। भोलानाथ तिवारी की दृष्टि में आकांक्षा का अर्थ जानने की इच्छा अर्थात अर्थ की अपूर्णता है। कपिल देव द्विवेदी के अनुसार आकांक्षा का अर्थ है अपेक्षा या जिज्ञासा की असमाप्ति। वस्तुतः वाक्य के एक पद को सुनकर दूसरे पद को जानने या सुनने की उत्कंठा, जिज्ञासा या इच्छा ही आकांक्षा है। वास्तव में वाक्य में प्रयुक्त पद साकांक्ष होने चाहिए। साकांक्ष पद ही वाक्य होते हैं, जैसे हाथी, रेल, सरकार, लड़का इत्यादि। इनमें से किसी शब्द का उच्चारण किया जाए तो श्रोता के मन में एक भाव, जिज्ञासा जागृत होगी कि आगे वक्ता क्या कहेगा। इस प्रकार आकांक्षा वाक्य निर्माण के लिए एक आवश्यक तत्व है। योग्यता का अभिप्राय है शब्दों की आपसी संगति। अंग्रेजी में इसे क्वालिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेज कहा जाता है। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार वाक्य में योग्यता का तात्पर्य है पदों के अर्थ बोधन की सामर्थ्य। कपिल देव द्विवेदी की दृष्टि में योग्यता का अर्थ है पदों में पारस्परिक संबंधों की योग्यता या क्षमता। वाक्य संरचना हेतु अर्थ, व्याकरण एवं समय तीनों का ध्यान रखा जाना चाहिए, अन्यथा अर्थबोध में बाधा पड़ती है। यही योग्यता है। उदाहरण के लिए, रवि पेट्रोल से कार चलाता है, यह वाक्य योग्यता के अनुरूप है। पर यदि यह कहा जाए कि रीना सुई से लिखती है अथवा काजल अग्नि से पेड़ सींचती है, तो दोनों वाक्य सार्थक होते हुए भी योग्यता के अनुरूप नहीं हैं। आसक्ति का आशय है समीपता या सन्निधि। कर्ण सिंह के अनुसार आसक्ति या सन्निधि से तात्पर्य है पदों का अविलंब उच्चारण। वस्तुतः वाक्य में प्रयुक्त पद लगातार क्रमबद्ध रूप से उच्चरित होने चाहिए, तभी अर्थबोध हो सकता है, अन्यथा अर्थबोध में बाधा उत्पन्न होगी। शशांक पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में शशांक आज बोलें, कल पुस्तक बोलें, परसों यह कहें कि पढ़ता है, तो अर्थबोध नहीं होगा। अतः अर्थ ग्रहण हेतु वाक्य में प्रयुक्त पद देश काल की दृष्टि से आसन्न अर्थात समीप होने चाहिए। कुछ भारतीय विद्वानों ने वाक्य रचना के 3 और तत्वों सार्थकता, अन्विति और क्रम का उल्लेख किया है। सार्थकता से अभिप्राय यह है कि वाक्य में प्रयुक्त होने वाले पद सार्थक होने चाहिए, न कि निरर्थक। जैसे लड़की सुंदर है में सभी पद सार्थक हैं, किंतु वह कलम से खाता है, यह वाक्य निरर्थक है। अन्विति का अभिप्राय है व्याकरणिक दृष्टि से एक रूपता। अंग्रेजी में भी इसे महत्व दिया गया है। पदों में व्याकरणिक दृष्टि से लिंग, पुरुष, वचन, कारक इत्यादि में सामंजस्य एवं एकरूपता होनी चाहिए। क्रम। वासुदेव नंदन प्रसाद वाक्य के आवश्यक तत्वों में आकांक्षा, योग्यता के साथ क्रम का भी उल्लेख करते हैं। उनकी मान्यता यह है कि क्रम आकांक्षा और योग्यता के विधान को पूर्णता प्रदान करते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त पदों या शब्दों की विधिवत स्थापना को क्रम कहते हैं। जैसे रोटी मैंने खाई, यह वाक्य ठीक नहीं है,
क्योंकि रोटी शब्द को मैंने के बाद आना चाहिए। इस शब्द में कर्ण सिंह की भी यही मान्यता है। उनकी दृष्टि में क्रम से तात्पर्य पदक्रम से है तथा पदक्रम का पालन भी वाक्य के लिए आवश्यक है। कर्ण सिंह वाक्य में 6 आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त लघुत्तम को भी वाक्य का 7वां तत्व स्वीकार करते हैं। कर्ण सिंह वाक्य को लघु से लघु भी होना चाहिए कहते हैं। इस प्रकार अधिकांश भारतीय विद्वानों ने वाक्य निर्माण के लिए आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति को ही अनिवार्य तत्व माना है। आधुनिक भाषा शास्त्री इन्हें चयन, क्रम और परिवर्तन कहते हैं, जैसे सिलेक्शन, ऑर्डर एंड मॉडिफिकेशन। पाश्चात्य भाषा शास्त्रियों ने भी वाक्य में पद विन्यास हेतु इन्हीं गुणों का उल्लेख किया है। चयन, वाक्य संरचना के लिए चयन अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। चयन पर ही वाक्य संरचना, वाक्य की पूर्णता और अर्थ की स्पष्टता निर्भर करती है। भाव के अनुरूप यदि शब्द एवं पदों का चयन नहीं होगा तो व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण नहीं हो पाएगा, जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। चयन 2 प्रकार से होता है, अर्थ एवं रूप की दृष्टि से। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। यहाँ पानी शब्द कितना सार्थक, सटीक प्रयोग एवं सार्थक और सटीक रूप से प्रयुक्त हुआ है। यदि पानी की जगह जल, नीर इत्यादि शब्दों का चयन किया गया होता तो उक्त दोहे का अर्थ बहुत ही, जैसे उसका प्रभाव ही न रह जाता, संदर्भहीन हो जाता। इसलिए वाक्य में चयन का बड़ा महत्व है। क्रम से अभिप्राय पदक्रम से है। वाक्य में पदों के क्रम का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सभी भाषाओं के अपने अपने पदक्रम होते हैं। जैसे अंग्रेजी, चीनी भाषा में कर्ता क्रिया कर्म का पदक्रम होता है, तो हिंदी, संस्कृत आदि भाषाओं में कर्ता, कर्म और क्रिया का पदक्रम होता है। वाक्य संरचना में पदक्रम का ध्यान रखा जाना चाहिए। परिवर्तन, संधि के कारण ध्वनि में परिवर्तन और बलाघात के कारण स्वरों में परिवर्तन होता है। वाक्य के निर्माण में इन परिवर्तनों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। ध्वनि परिवर्तन जिसे बोलते हैं कब तक, कब तक, जब तक, जब तक। तो कुछ चाय लाना जैसे लगता है कि आधा ही बोल रहे हैं। स्वर परिवर्तन, रमेश ने दिनेश से कहा था, दिनेश ने से ही कहा था, अन्य किसी से नहीं। रमेश ने दिनेश से कहा था, रमेश ने दिनेश से नहीं कहा था। मतलब कहीं क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कहीं संबोधन है, कहीं आश्चर्य है। क्या सही है यह हमारे जो है कि कुल मिलाकर के टोन पर निर्भर है, जिस स्वर में, जिस सुर में हम कह रहे हैं। कहा जा सकता है इतना कि आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति ही वाक्य के आवश्यक तत्व हैं। पंडित विश्वनाथ ने भी इन तीनों से युक्त पदों में समूह को वाक्य कहा है और वर्णों के से युक्त वाक्यों के समूह को महाकाव्य नाम दिया है। कपिल देव द्विवेदी की मान्यता उचित है कि सार्थकता और अन्वित तत्व योग्यता में ही आ जाते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद ने आसक्ति की जगह क्रम का उल्लेख किया है। भाव दोनों के एक ही हैं। कर्ण सिंह ने वाक्य के 7वें तत्व के रूप में लघुत्तम का उल्लेख किया है, परंतु अधिकांशतः विद्वानों ने आकांक्षा, योग्यता और आसक्ति को ही वाक्य निर्माण का आवश्यक तत्व स्वीकार किया है। वाक्य निर्माण हेतु ये तीनों आवश्यक तत्व हैं, किंतु व्याकरणिक दृष्टि से इनमें सर्वाधिक अपेक्षित तत्व योग्यता है, क्योंकि ऐसे कई वाक्य हैं जैसे सांप भागो, बाघ बचो इत्यादि होते हैं जिनमें मात्र एक पद का प्रयोग होता है, और ऐसे वाक्यों में आकांक्षा की निवृत्ति एक पद से हो जाती है। इसी प्रकार आसक्ति की उपेक्षा पद्य में अक्सर होती है। पद्य में प्रायः पदक्रम का उलटफेर भी हो जाता है। आ रही हिमालय से पुकार है, उदध गरजता बार बार, तो यहाँ पदक्रम पर ध्यान नहीं दिया गया। इसी प्रकार भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से योग्यता वाक्य विन्यास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके अभाव में वाक्य निर्माण अर्थहीन है। अब हम थोड़ा सा ध्यान दें, वाक्य के निकटस्थ अवयव क्या हैं। वाक्य विज्ञान के अंतर्गत वाक्य के निकटस्थ अवयव का अध्ययन महत्वपूर्ण है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का अर्थ की दृष्टि से निकट संबंध वाक्य का निकटस्थ अवयव कहलाता है। कपिल देव द्विवेदी जी कहते हैं कि वाक्य में प्रयुक्त पद या शब्द जो स्थान की दृष्टि से नहीं अपितु अर्थ की दृष्टि से निकट या समीप होते हैं, उन्हें निकटस्थ अवयव कहा जाता है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार वाक्य में प्रमुख पद अथवा रूप उस वाक्य के अवयव होते हैं जो पद या अवयव एक दूसरे के निकट होते हैं, उन्हें निकटस्थ अवयव कहते हैं। वस्तुतः वाक्य में प्रयुक्त पद जो अर्थ की दृष्टि से सामीप्य रखते हैं, उन्हें वाक्य का निकटस्थ अवयव कहा जाता है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, इस उदाहरण में राम
पुस्तक पढ़ता है। ये तीनों पद इस वाक्य के निकटस्थ अवयव हैं, क्योंकि इन तीनों के योग से एक वाक्य बना है। वाक्य के निकटस्थ अवयव की प्रवृत्ति एवं विशेषताएं। वाक्य के निकटस्थ अवयव में पदों का सामीप्य स्थान की दृष्टि से न होकर अर्थ की दृष्टि से होता है। इज सीता गोइंग, क्या सीता जा रही है। उदाहरण में इज और गोइंग दूर दूर है, परंतु अर्थ की दृष्टि से ये बिल्कुल नज़दीक हैं। इसलिए इज और गोइंग इस वाक्य के निकटस्थ अवयव हैं। सीता और गोइंग स्थान की दृष्टि से समीप होने पर भी वाक्य के निकटतम अवयव नहीं हैं। वाक्य के निकटस्थ अवयव के विश्लेषण के आधार पर ही किसी वाक्य का रचना का वास्तविक अर्थ जाना जा सकता है। कपिल देव द्विवेदी का भी मत है कि भाषा में निकटतम अवयवों की अन्विति होने से ही शुद्ध अर्थ का बोध होता है। वाक्यार्थ बोध की दृष्टि से निकटतम अवयवों का बहुत अधिक महत्व है। वाक्य के निकटस्थ अवयवों के अध्ययन का आधार। वाक्य में निकटस्थ अवयवों का निर्धारण कई स्थलों पर दुष्कर हो जाता है। अतः वाक्य के निकटस्थ अवयवों के अध्ययन हेतु भाषा वैज्ञानिकों ने कई आधार निर्धारित किए, जिन्हें कहा जा सकता है जैसे पदक्रम। कई वाक्यों में पदक्रम का प्रयोग इस प्रकार होता है कि निकटस्थ अवयव का निर्धारण नहीं हो पाता। अतः वाक्य के निकटस्थ अवयव के निर्धारण में पदक्रम का ज्ञान आवश्यक और महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ने रोगी का अस्पताल में इलाज किया। इस उदाहरण में रोगी का और इलाज दोनों पदक्रम की दृष्टि से निकटस्थ अवयव हैं, किंतु इनके स्थान की दूरी के कारण यह निकटस्थ पद प्रतीत नहीं होते, इसलिए यह वाक्य अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि डॉक्टर ने अस्पताल में रोगी का इलाज किया। योग्यता। वाक्य में निकटस्थ अवयव का निर्धारण योग्यता के आधार पर किया जाता है। वाक्य में प्रयुक्त पद पर यदि अर्थ की दृष्टि से योग्यता अर्थात क्षमता के प्रतिकूल हों तो निकटस्थ अवयव का निर्धारण नहीं हो सकता। जैसे पिंकी ने एक फूलों की माला रश्मि के पास भेजी। इस उदाहरण में एक और फूलों का प्रयोग साथ साथ किया गया जो निकटस्थ अवयव नहीं है, अतः दोनों में अर्थबोध की योग्यता नहीं है। इस उदाहरण का शुद्ध रूप इस प्रकार होगा कि पिंकी ने फूलों की एक माला रश्मि के पास भेजी। विशेषण। विशेषण का सही एवं उचित प्रयोग वाक्य के निकटस्थ अवयव के निर्धारण में महती भूमिका निभाते हैं। विशेषण के गलत प्रयोग से जहाँ वाक्य का अर्थ संदिग्ध हो जाता है, वहीं वाक्य के निकटस्थ अवयव का निर्धारण भी गलत हो जाता है। जैसे सुंदर लड़का और लड़की। यहाँ यह कहना कठिन है कि सुंदर विशेषण सिर्फ लड़का के लिए है या लड़की के लिए, दोनों के लिए है। यदि केवल लड़का के लिए एक निकटस्थ अवयव का विभाजन होगा। अनुवाद। यदि निकटस्थ अवयवों का ज्ञान न हो तो एक भाषा से अन्य भाषा में अनुवाद हास्यास्पद हो सकता है। जैसे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हिंदी के इस वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद होगा आई एम फीलिंग हंग्री। यदि कोई इस वाक्य का अनुवाद यह करे कि रैट्स आर जंपिंग इन माई स्टमक, तो यह बिल्कुल हास्यास्पद होगा। हिंदी में इसके 3 निकटस्थ अवयव होंगे, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। अंग्रेजी में इसके 3 निकटस्थ अवयव होंगे, आई एम फीलिंग हंग्री। बलाघात। वाक्य के निकटस्थ अवयवों के विश्लेषण के निर्धारण में बलाघात पर ध्यान देना आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे रोको मत, पढ़ने दो। इस वाक्य में निकटस्थ अवयव का विभाजन 2 प्रकार से होगा, रोको मत पढ़ने दो या रोको मत पढ़ने दो। सुर। वाक्य के निकटस्थ अवयव के निर्धारण में वाक्य सुर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप खा रहे हैं वाक्य को वाक्य सुर के आधार पर प्रश्नसूचक, आश्चर्यसूचक, सामान्य कई रूपों में प्रस्तुत किया जा सकता है, और तीनों में ही भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्य सुर वाक्य के निकटस्थ अवयव होंगे। 6 तत्व वाक्य के निकटस्थ अवयव के निर्धारण में प्रमुख आधार हैं। वाक्य में निकटस्थ अवयवों के उचित प्रयोग पर ही भाषा का अध्ययन निर्भर करता है। वाक्य एवं भाषा के सम्यक अध्ययन हेतु निकटस्थ अवयवों का ज्ञान आवश्यक है। शुद्ध अर्थ की प्रतीति वाक्य के निकटस्थ अवयव से ही संभव है। वाक्यों का विभाजन करके उनके अवयवों, उपवाक्यों और व्याकरणिक संबंधों को ज्ञात करने की प्रक्रिया वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसे वाक्य विग्रह, वाक्य विभाजन, वाक्य पृथक्करण भी कहते हैं। वासुदेव नंदन प्रसाद के अनुसार किसी वाक्य के सभी अंगों को अलग अलग कर उसके पारस्परिक संबंध दिखलाने की क्रिया वाक्य विश्लेषण कहलाता है। वस्तुतः वाक्य विश्लेषण में वाक्य के उपवाक्यों को अलग किया जाता है, उपवाक्यों का नामकरण तथा अंत में पूरे वाक्य का नामकरण किया जाता है। उपवाक्य। किसी वाक्य के एक अंश को उपवाक्य कहते हैं। जैसे मंजू कल भरतपुर नहीं गई क्योंकि वह बीमार थी। इस वाक्य में 2 उपवाक्य हैं,
एक तो मंजू कल भरतपुर नहीं गई और दूसरी वह क्योंकि वह बीमार थी। संसार की भाषाओं की वाक्य संरचना की प्रवृत्ति अलग अलग है। भाषा वैज्ञानिकों ने अब तक कोई ऐसा आधार नहीं प्रस्तुत किया है जिसे संसार की भाषाओं के वाक्य का विभाजन किया जा सके। वस्तुतः ऐसा किया जाना संभव भी नहीं है। अब तक सामान्य रूप से भाषाओं को उद्देश्य और विधेय दो रूपों में वर्गीकृत किया जाता था। उद्देश्य, जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। भाषा वैज्ञानिक इसे संज्ञा वाक्यांश की संज्ञा देते हैं। विधेय, जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। इसे क्रिया वाक्यांश भी कहा जाता है। मीना लिखती है, रीना सोती है। मीना और रीना उद्देश्य हैं, लिखती है एवं सोती है विधेय हैं। उद्देश्य का विभाजन, उद्देश्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक कर्ता और दूसरा कर्ता का विस्तारक। और जब कर्ता के विधेय का विभाजन भी होता है, विधेय का विभाजन कर्म, कर्म का विस्तार, करण का विस्तार,